Hello students, welcome to Study Khazana, and today we're going to do the chapter 4 of political science, that is alternative centers of power. In third chapter we have discussed about the hegemony of US, okay, and we have discussed that there are various reasons, there are various evidence that prove that still in today's scenario also the hegemony of US is proved. And हमने ये भी पढ़ा उस चैप्टर के अंदर कि यूएस की हेगेमनी को चैलेंज करने के लिए अगर कोई जो है पावर सामने आ सकती है तो वो रशिया हो सकती है या चाइना हो सकती है या इंडिया हो सकती है या और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जो यूएस की हेगेमनी को चैलेंज कर सकती है। ओके, तो यही हम इस चैप्टर में इस फैक्ट को लेके, इस पॉइंट को लेके कि और भी अल्टरनेटिव पावर्स हो सकती हैं जो यूएस को चैलेंज कर सकती है, वो इस फैक्ट को लेके, इस पॉइंट को लेके हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, यानी कि चैप्टर ये कह रहा है कि यूएस तो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड जो है ब्लॉक है, एक एस्टैब्लिश्ड सुपर पावर है, पर उसके अलावा और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जो यूएस की तरह वर्ल्ड को लीड कर सकती हैं, यूएस की तरह पावरफुल हो सकती हैं और यूएस की तरह जो है वर्ल्ड डोमिनेट कर सकती है। ओके, तो दैट इज व्हाई चैप्टर नेम इज ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ऑल्टरनेटिव सेंटर्स पावर के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास इस टाइम अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका सार्क हो गया, एशियान हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया। वी हैव वेरियस ऑल्टरनेटिव्स पावर इन टुडेज सिनेरियो। India is also one of the major power block in today's scenario. Fine. And we have Japan also. We have various countries, we have various organizations who are actually working and can be considered as alternative center of power. But specifically in this chapter, we will going to discuss about two major international organizations. And the name of organizations are यूरोपियन यूनियन एंड द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम लोग यूरोपियन यूनियन और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उनमें क्या खास बात है, क्या उनके स्पेशल फीचर्स हैं, क्यों इनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, एंड व्हाई दे आर कॉल्ड एज द ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ये बेसिकली हम इस चैप्टर में नोटिस करेंगे और इसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज द इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना। आप जानते हैं कि चाइना जो है एक सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज के टाइम पे, ठीक है। अर्लियर इट वाज जापान, नाउ इट इज चाइना। अच्छा, तो जो चाइना का जो ग्रोइंग स्केल है आफ्टर अडॉप्टिंग कैपिटलिज्म, आफ्टर अडॉप्टिंग लिबरलाइजेशन, उसके बाद जो ग्रोइंग स्केल है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। और जो चाइना का ट्रेड फैक्टर है जिसके अंदर मैक्सिमम कंट्रीज आर हैविंग द चाइनीज प्रोडक्ट, वो भी एक बहुत मेजर फैक्टर है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मेजर रोल इन अल्टरनेटिव पावर्स ऑफ सेंटर। ओके, बिकॉज ट्रेड, पैसा, फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा कोई जो है मेथड नहीं है, ऐसा कोई ट्रेड नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो चाइना जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो दैट इज व्हाई वी आर कंसिडरिंग चाइना एज द थर्ड मेजर ऑल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर। एंड इन द लास्ट विल गोइंग टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो आज के टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज हैं या हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो चाइना के साथ कैसे हैं, वो स्पेसिफिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पहले जो है इस चैप्टर को प्रोसीड करने से पहले मैं आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, ठीक है। ब्रीफ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। यूरोपियन यूनियन is founded in 1992 and their founder members are Germany, Italy, France, Netherlands, Belgium and Luxembourg.
fine. And right now European Union is having 28 members, okay, and it is a economic and political organization which are working in various fields in various scenario. Okay, यूरोपियन यूनियन का जो कंसेप्ट है इट्स अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन. नॉर्मली हम यूरोपियन यूनियन को सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. ओके, now the concept is, what is supranational organization? Supranational organization is an organization which involves more than one country, means जो मेंबरशिप है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं. इट्स अ मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एक चीज़ को नहीं, काफ़ी सारे सिनेरियोज़ को, काफ़ी सारे डायमेंशंस को कवर करती है. एंड हैविंग पावर और अथॉरिटी that is greater than that of single country. मतलब एक सिंगल कंट्री से ज़्यादा उसकी अथॉरिटी होती है. यूरोपियन यूनियन का अपना एक फ्लैग है, यूरोपियन यूनियन का अपना एक एंथम है. यूरोपियन यूनियन की आर्मी जो है वो जो है सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी जो है वो मानी जाती है. और जीडीपी में शेयर, वर्ल्ड जीडीपी में शेयर जो है यूरोपियन यूनियन का बहुत सिग्निफिकेंट है. और चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, चाहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें या यूरो जोन की बात करें, तो इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. एंड बहुत सारी मल्टी डायमेंशनल क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से हम इसको सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट institutions of EU, or you can say that important organs of EU. Okay, as you all know that every international organizations are having some significant organs or some significant branches जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करती हैं. उसी तरह यूरोपियन यूनियन की कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं जो यूरोपियन यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करती हैं. वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले दैट इज यूरोपियन कमीशन, देन we have the Council of the European Union, then we have the European Council, then we have the European Central Bank. Okay, so these are some major organization of European Union, and I just want to tell you that जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट है, उसमें जितने भी इलेक्टेड लीडर्स हैं, जितने भी एक्टिव लीडर्स हैं, वो आफ्टर एवरी 5 years दे आर री इलेक्टेड. ठीक है, एंड दे आर मेनली इलेक्टेड बाय द EU सिटीजन्स, यानी कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं EU की, वो ही जो है उन मेंबर्स को सिलेक्ट करती है. एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूँगी. इन 2012 यूरोपियन यूनियन रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज. तो ये कुछ फैक्टर्स अपने आप में प्रिडिक्ट करते हैं, अपने आप में एविडेंट है कि यूरोपियन यूनियन is having something significant. European Union is a supranational organization and is having potential to give challenge to the hegemony of the US. Okay, and so this is the introduction regarding
the European Union. Okay, let's start with the chapter. So as I gave you the introduction about the chapter is about the European Union and the ASEAN and the rise of the third alternative power, that is China, and lastly we're going to discuss India and China relations. Okay, so let's proceed. Now question comes, how the idea of European Union started. Okay, European Union actually got idea when the Second World War ended. Okay, after the Second World War यूरोपियन यूनियन का आइडिया जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आया, और बेसिकली बोला जाता है कि 1945 में बेसिकली यूरोपियन यूनियन का आइडिया सामने आया, एंड इट वाज नॉट प्रपोज्ड बाय द यूरोपियन कंट्रीज, इट वाज प्रपोज्ड बाय द वेस्टर्न अलायंसेस, और यू कैन से दैट यूएसए. ठीक है, 1945 का पीरियड है कोल्ड वॉर. ठीक है, और 1945 में जो वर्ल्ड था वो दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइडेड था, दैट इज द कैपिटलिज्म और द कम्युनिज्म. एंड द कम्युनिज्म वाज सपोर्टेड बाय द यूएसएसआर एंड द कैपिटलिज्म वाज सपोर्टेड बाय द यूएसए. ओके, तो ऐसा बोला जाता है कि यूएस प्रपोज्ड a reconstruction plan for the European countries who lost their economy in the Second World War. Second World War में जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमिक स्टेगनेशन और इकोनॉमिकली वो शार्टेड हुए थे, उनको सपोर्ट करने के लिए यूएस की तरफ से एक रिकंस्ट्रक्शन प्लान आया था कि इकोनॉमिकली हम उनको सपोर्ट करेंगे ताकि वो अपने आप को दोबारा से पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली स्टेबल बना सके. ठीक है, अच्छा, हमने पिछले चैप्टर में सॉफ्ट हेगेमनी के बारे में पढ़ा था यूएस के, तो दिस कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट हेगेमनी. मतलब अपनी तरफ से जो है फाइनेंशियल जो है मदद देना, अपनी तरफ से फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर बनाना या फाइनेंशियल एड देना, असिस्टेंस देना, जिससे जो है अपने आप ही जो है आपकी हेगेमनी, आपकी जो है सुपीरियरिटी जो है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में प्रूफ होती है. क्योंकि नो अदर ऑर्गेनाइजेशन, नो अदर इकोनॉमिक पावर थॉट अबाउट दिस, और नो अदर लाइक लीडर प्रपोज सच असिस्टेंस टू द यूरोपियन यूनियन. तो ऐसा बोला जाता है कि यूरोपियन यूनियन का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की तरफ से आया था, दैट इज बेसिकली फ्रॉम यूएसए. और इसका पर्पस ये था कि टू रीडेवलप द यूरोपियन इकोनॉमीज who got shattered during the Second World War. Okay, and so European integration after 1945 was aided by Cold War. America extended massive financial help for reviving European economy under what was called as the Marshall Plan. Marshall Plan जो था प्रपोज किया गया था, जिसके अंदर ये प्रपोजल था कि यूरोपियन नेशंस को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी ताकि वो इकोनॉमिकली और वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को दोबारा से स्टेबल बना सके. ठीक है, नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट मार्शल प्लान. मार्शल प्लान क्या था? मार्शल प्लान जो था on 3rd April 1948, there was a Secretary State, there was a US Secretary of State, whose name is George Marshall, proposed the idea and the plan named after him, that is Marshall Plan. ठीक है, इसका पर्पस सिर्फ यही था कि प्रपोजल्स देना और फंडिंग करना, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस या ब्रांचेस जो है, कमेटीज जो है फॉर्म करना, which will going to survey about the decline of European nations and will going to provide assistance for their economic development. Fine.
सो दिस इज अ मार्शल प्लान। और इसके अंदर बोला गया यूएस ऑल्सो क्रिएटेड The US also created a new collective security structure under NATO। मतलब अपनी तरफ से NATO के अंदर under the shed of NATO US ensured that कि आने वाले समय में यूरोपियन कंट्रीज में एक सिक्योरिटी और जो है थ्रेट की जो कंडीशन है वो डेवलप ना हो। ठीक है, सो सबसे पहले जो बेसिकली जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई गई in order to start the initiate of reconstruction or in order to start the procedure of Marshall Plan, the first organization was formed named as Organization for European Economic Cooperation, and it was established in 1948. Okay, before proceeding about various committees, various organizations that formed for the reconstruction of the European Union, I just want to share the further facts about the formation of European Union। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मार्शल प्लान जो था वो बेसिकली यूएस ने प्रपोज किया था इन ऑर्डर टू हैव अ रिकंस्ट्रक्शन फॉर द यूरोपियन कंट्रीज। ओके, मार्शल प्लान के अंदर वेरियस प्रपोजल, वेरियस कमिटीज वाज प्रपोज्ड in order to have a step by step development for the European countries। तो सबसे पहले जो आपकी बुक में गिवन है that is about OEEC। OEEC was stands for Organization for European Economic Cooperation, and it was founded in 1948। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस था? इसका पर्पस था टू एड West European states to cooperate on trade and economic issues। Okay, बेसिकली जो यूरोपियन यूनियन का कंसेप्ट था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही था। ठीक है, बिकॉज इकोनॉमी जो थी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि सारा पैसा चाहे सोल्जर हो, चाहे वेपन्स हो, चाहे जो है रिसोर्स बेसिक नीड्स हो, चाहे डोमेस्टिक नीड्स हो या इंटरनेशनल नीड्स हो, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो है लोगों की लगी थी और बेसिकली जो उनका रिजर्व था, जो सेविंग थी, वो भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गई थी। ठीक है, और जो जिन कंट्रीज़ ने जो है हारी थी बेसिकली उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सेटबैक था, बिकॉज दे हैव फाइट फॉर द ईयर्स एंड आफ्टर दैट ऑल्सो दे हैव नॉट गॉट एनीथिंग, सो इट वॉज अ डिफिकल्ट फॉर देम टू री-एस्टैब्लिश देम। सो इन दैट केस यूएस extended his help towards the European countries, so to have their economic restability, economic establishment। And the first organization which was formed under Marshall Plan was Organization for European Economic Cooperation। It was in 1948 and the purpose is to aid West European states to cooperate on trade and economic issues। Okay, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी दैट इज द काउंसिल ऑफ यूरोप। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1949। ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या पर्पस था? पॉलिटिकल कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। Political cooperation मतलब within the countries many agreement will going to be signed that will going to help in the development of each other। Okay, and economic integration means जो trade barriers हैं, जो आपके taxes हैं,
उनको रिमूव करने की कोशिश की जाएगी और इंटर स्टेट ट्रेड है उसको जो है प्रमोशन दी जाएगी, एफडीआई को प्रमोशन दी जाएगी और लिबरलाइजेशन को जो है प्रमोशन दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इंटर कंट्री ट्रेड करने में जो भी दिक्कतें आती हैं उनको कम किया जाए, ताकि हर कोई कंट्री जो है हर तरीके का रिसोर्स इजीली अवेल करा सके और अपनी डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सके। ओके, सो दिस was the another organization. Now उसके बाद जो another organization was formed after this Council of Europe was the European Economic Community. It was formed in 1957 और इसको जो है we also called it as a common market. Concept of common market. Basically ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें जितने भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो इंटर कंट्री विदाउट एनी ट्रेड बैरियर्स, विदाउट एनी एक्सेसिव टैक्स जो अपने रिसोर्सेज हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकें। ठीक है, सो दिस वाज एन अनदर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी और इसके अंदर जो बेसिकली जो मेन जो इसका आउटपुट था वो ये था दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। ठीक है, so I just want to tell you that procedure of establishing European Union was not immediate. It was evolved after various organizations and committees that we have seen here. First, it was Organization of European Economic Cooperation. Then we have a Council of Europe. Then we have a European Economic Community that founded 1957, and finally in 1992 finally the formation of EU in 1992. ठीक है, and as I told you that there are 6 members who originally signed the Treaty of the European Union on the Treaty on the Formation of European Union. They were Belgium, France, Germany, Italy, then Luxembourg and Netherlands, and later it was joined by Denmark, Ireland and UK. Okay, so this is some basic facts or basic background or history that led to the formation of European Union. तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज मार्शल प्लान। अच्छा, देयर इज़ वन ट्रीटी, मैस्ट्रिच ट्रीटी, लास्ट में जो है मैस्ट्रिच ट्रीटी हुई थी एंड दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ओके, सो बैकग्राउंड में चैप्टर स्टार्ट हो रहा है विद द स्टार्टिंग ऑफ मार्शल प्लान, देन वी हैव अ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनली इन 1992 यूरोपियन यूनियन वॉज फॉर्म्ड। ओके, यू कैन लर्न दीज ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस फ्लो चार्ट। आपको याद करने में आसानी होगी और आप इसको अच्छी तरीके से सेंटेंस फॉर्म करके अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। ओके, सो दैट इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। Now we'll going here. I can see the flag with one color that is blue in base, and then we have a circle. Then we have a stars, 12 golden stars that symbolize this harmony,
unity, solidarity. Okay, so this question can become in your paper, elaborate the flag of European Union. Okay, so this is an important picture that you have to learn, or that you can get a question on about the elaboration of the European flag. उसके बाद से बोला गया है कि यूरोपियन यूनियन जो है इट्स एन इंटरनेशनल एंड सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के लिए काम करती है ऑन वेरियस फील्ड्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, या कोई इंटरनल क्राइसिस हो, उन सब में जो है यूरोपियन यूनियन काम करती है. यूरोपियन यूनियन ने इन 2004 he tried to made a constitution of European Union, but unfortunately it was failed. But still यूरोपियन यूनियन एक एज अ कंट्री काम करती है, मतलब इतनी सारी कंट्रीज का ग्रुप होने के बावजूद भी एक वन नेशन कंसेप्ट पे वो काम करती है और हर वो पॉसिबल फीचर्स ऐड ऑन करने की कोशिश करती है जिससे जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिटी बनी रहे. ठीक है, तो बोला जाता है कि यूरोपियन यूनियन का जो है अपना एक फ्लैग है, अपना एंथम है, फाउंडिंग डेट है और करेंसी है. करेंसी यानी कि यूरो जोन, अपना एक यूरो जोन बनाया हुआ है. अपनी कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज के अंदर उस करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है टू डू ट्रेड. ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यूएस के डॉलर को टक्कर देने का. ठीक है, यूएस की सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे उसकी करेंसी को एज अ ट्रेड करेंसी इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, ये अपने आप में उसकी हेगमनी को प्रूव करता है. तो अगर यूरो भी जो है यूएस के लेवल पे इतनी सारी कंट्रीज में एज अ कॉमन करेंसी इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी अपने आप में एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है. उसी तरह हम चाइना के लिए भी कहते हैं कि चाइना की भी जो करेंसी है, क्योंकि चाइना जो है बहुत सारे देशों में जो है ट्रेड करता है और ही कैन यूज हिज करेंसी एज अ सोर्स ऑफ ट्रेड एंड कैन बी इन द फ्यूचर emerged as a alternative source of power. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक कंट्री को या एक ऑर्गेनाइजेशन को पावरफुल बनाती हैं और उसमें से जो एक चीज़ है वो उसकी करेंसी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो हमें यूरोपियन यूनियन में देखने को मिलती है. ठीक है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के बारे में कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन की जो इस्टेब्लिशमेंट है और यूरोपियन यूनियन की जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली 1990s के बाद ज़्यादा देखने को मिली, जब सोवियत ब्लॉक डिसइंटीग्रेट हो गया. जब सोवियत ब्लॉक डिसइंटीग्रेट हो गया और यूरोपियन कंट्रीज पूरी तरीके से आज़ाद हो गई, तब उन्होंने यूरोपियन यूनियन के कंसेप्ट को होल हार्टेड एक्सेप्ट किया, उसके मेंबर बने और जो भी इसका प्रपोजल था अंडर मार्शल प्लान, जो ट्रीटीज थी, जो कॉमन मार्केट का कंसेप्ट था, उसको एक्सेप्ट किया और अपनी डेवलपमेंट में स्पीडी वे में जो है काम करना शुरू किया. ओके, उसके बाद से बोला जाता है, एज यू कैन सी दैट, हालांकि बोला जाता है कि द प्रोसेस ऑफ formation of European Union was not easy, for people in many countries are not enthusiastic in giving EU power that was exercised by the government of their country. Okay, काफ़ी कंट्रीज ऐसी थी दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कंसेप्ट ऑफ EU. अभी अभी वो सोवियत ब्लॉक से अलग हुई थी और उनको लग रहा था कि यूरोपियन यूनियन कैन बी द अनदर सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु विल गोइंग टू रूल एंड डोमिनेट द कंट्रीज. तो इनिशियली गवर्नमेंट्स वर रिलक्टेंट टू बी अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन. ओके, बट बोला जाता है कि यूरोपियन यूनियन विद द टाइम has evolved many significant features that prove them that we can say that European Union is a supranational or alternative center of power. Okay, supranational organization and the alternative source of power. Okay, इसमें नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है द यूरोपियन यूनियन एज अ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस. ओके, क्या इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, ऐसी क्या इकोनॉमिक असेट है EU के पास जो उसको ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बनाते हैं, पॉलिटिकली क्या स्ट्रेंथ है उसके पास, डिप्लोमेटिक जो है इसके क्या रिलेशंस है बाकी कंट्रीज के साथ. ऐसा बोला जाता है कि यूरोपियन यूनियन जो है इवन ही इज हेल्पिंग मेनी कंट्रीज in their economic development.
इवन बोला जाता है कि एशियान के अंदर भी यूरोपियन यूनियन जो है इकोनॉमिक असिस्टेंस देती है। एशियान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करी है ईयू ने। हर साल इंटर ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म स्प्रेड होता है, मिलिट्री असिस्टेंस है, टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, और एक दूसरे को ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी ईयू ने सिग्निफिकेंट और बहुत टाइम टू टाइम बनाने की कोशिश करी है। अपनी प्रेजेंस ईयू हमेशा शो करता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और कुछ एग्जांपल्स हम इस आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मिलिट्री, आपको पता है कि मिलिट्री वाइज भी जो है ईयू की जो स्टैंडिंग आर्मी है, जो मिलिट्री है, वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। नॉट अ लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा बोला जाता है इकोनॉमिकली, अगर हम पूछें आपसे, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट कैन बी द इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट मेक ईयू एज अ अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, तो हियर वी कैन सी द पॉइंट्स। सबसे पहले इसमें बताया गया इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के अंदर EU is the world biggest economy with the GDP of more than $12 million in 2005, slightly larger than that of United States. So here we can get a hence proved example that yes, EU is having a potential to give challenge to the hegemony of the US. Then another point is its currency, Eurozone. The Eurozone can pose a threat to the dominance of the US dollar. Obviously, many of the countries, mostly of the European countries, European Union countries, they are using euro as a common currency for trade. Okay, and another point is that its share of world trade is 3 times larger than that of United States. United States के जो trade relation है और EU के जो trade relations है वो US से 3 times larger है। तो it is significant, and we can we are easily come to the conclusion that European Union can pose threat to the hegemony of the USA. Okay, then ऐसा बोला जाता है कि यूरोपियन यूनियन जिस तरीके से बढ़ रहा है वो चाइना हो गया या एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ को बहुत तगड़ा चैलेंज देता है, बहुत इम्प्रेसिव जो है चैलेंज देता है। और डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है, एक पावर ब्लॉक है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद से बोला जाता है कि जो भी यूरोपियन यूनियन का जो अनदर फैक्टर है, जो पॉलिटिकल फैक्टर आप कह सकते हो, कि जो फ्रांस है, जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, होल्ड्स अ परमानेंट सीट इन यूरोप सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि जो प्रेजेंस है यूरोपियन यूनियन की मेंबर्स की, इट इज़ नॉट ओनली इन द कॉन्टिनेंट बट इंटर कॉन्टिनेंट ऑल्सो. So we have members like France or UK, they are having a permanent seat in United Nations Security Council, and you all know that what is the significance of Security Council in the world politics. Even ऐसा बोला जाता है कि EU के काफ़ी members जो हैं वो नॉन परमानेंट सीट्स भी लेके बैठे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में. एज यू नो दैट दे आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड 5 परमानेंट मेंबर्स. सो वी कैन सी द presence, political presence of EU in intercontinent scenario. Then उसके बाद बोला जाता है कि जो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके अंदर भी जो यूएस पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर जो है यूएस का जो नज़रिया है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, उसके अंदर भी EU अपनी राय देता रहता है और उसकी राय को काफ़ी जो है प्रेफरेंस दी जाती है. एंड उसके बाद जो है जो उसके फॉरेन रिलेशंस हैं उसकी मदद से या उसका इस्तेमाल करके कई बार वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कर लेता है, इंटर कंट्री जो है रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लेता है, जो अपने आप में एक सिग्निफिकेंट रोल है. कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को तभी अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के लिए अलाउ करती है या अपने देश में तभी इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउ करती है जब उस कंट्री का कोई पॉलिटिकल स्टेटस या कोई इकोनॉमिक स्टेटस या कोई वर्ल्ड स्टेटस होता है. So we can see some of the examples that prove the strength, the emerging strength of the European Union. ठीक है. उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि चाइना में भी कई बार जो है यूरोपियन यूनियन दे हैव रेज्ड देयर वॉइस अबाउट द ह्यूमन राइट वायलेशंस. लाइक यू कैन से दैट
military force has been effective, as in the case of its dialogue with China on human rights and environmental degradation. मतलब सिर्फ अपने एरिया में नहीं काम करती, वर्ल्ड लेवल पे कोई भी इशू है, इंटरनेशनल इशू है, ह्यूमन राइट है या एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है, उन सब में जो है यूरोपियन यूनियन इनिशिएट लेती है और कंट्रीब्यूट करती है. इवन बोला जाता है कि ईयू जो है एशियान को भी फंडिंग करती है, उसके जो मेजर इश्यूज हैं, इंटर कंट्री जो इश्यूज हैं, उसको भी जो है सॉल्व करने के लिए ईयू जो है फंडिंग करती है. ठीक है, तो ये कुछ पॉलिटिकल प्रेजेंस हो गई ईयू की. उसके बाद मिलिट्री जो है प्रेजेंस की बात की जा रही है कि जो मिलिट्री है ईयू की, दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. So we have around 200 countries in the world, and a country which is on the second position in the sense of army, that itself prove the hegemony or their strength in the world politics. Okay, उसके बाद से बोला गया है कि its total spending on the defense is second after US. यूएस का जो स्पेंडिंग है डिफेंस के ऊपर, उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट करती है ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस के ऊपर, दैट इज यूरोपियन यूनियन. एंड इट इज सेड दैट द 2 EU member states, Britain and France, also have nuclear arsenals of approximately 550 nuclear warheads. That is significant in itself. मतलब EU के पास ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिविजुअली जो है यूएस की हेगेमनी को भी थ्रेट कर सकती है. then it is said that it is also the world's second most important source of space and communication technology. मतलब जो स्पेस और टेक्नोलॉजीज की जो इन्वेंशंस हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें भी जो है ईयू जो है सेकंड नंबर पे जो है वो काम करती है. ठीक है, एंड here so as we can say that as the supranational organization, EU is able to intervene in its economic, political and social areas. Okay, so we can easily see the role of EU in the economic political and military and diplomatic influence. एक जो है डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस जो है जो छूट गया वो ये है, या जो वो है कि यूरोपियन यूनियन जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी वो इन्फ्लुएंस करती है, और उसकी राय जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ट्रेड सिर्फ एक कॉन्टिनेंट के बीच में नहीं होता, ट्रेड इंटर कॉन्टिनेंट या इंटर कंट्रीज के अंदर होता है. तो यूरोप के अंदर जो मेजर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेजर ट्रेड इनिशिएट करती है, दैट इज द यूरोपियन यूनियन. ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन जो है play a very important role in world politics, and so we can see that hence it is proved that European Union, it's a supranational organization, is an alternative source of power, and it has every possible strength that can give threat to the hegemony of the US. Either we can take military example, either we can say that economic example, political example, diplomatic example, any example. Okay, so बस इसमें ये बोला गया है कि कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कुछ इसमें जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो है थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है कि ये थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं. जैसे कि ब्रिटेन के बारे में बात की जाती है, कि यूके के बारे में बात की जाती है कि कई बार जो न्यू यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, या हैं भी कई बार, क्या ऐसा है कि कई यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, ईयू कंट्रीज़ हैं, वो यूएस की तरफ इन्फ्लुएंस हैं, यूएस के कई सारे वेंचर्स के साथ एक कोलिशन फॉर्म करके काम भी करती हैं और किया भी है. जैसे कि इसमें बताया गया है कि ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर वॉज अमेरिकाज पार्टनर इन द इराक इन्वेजन, एंड मेनी ऑफ द ईयूज न्यू मेंबर्स मेड अप द यूएस लेड कोलिशन ऑफ विलिंग, and
कुछ कंट्रीज जो अपोज भी करती हैं इस चीज़ को, दैट इज जर्मनी एंड फ्रांस। ओके, और कई जो कंट्रीज हैं, एक और क्रिटिसिज्म जो ईयू फेस करता है दैट इज द यूरोस्पेक्टिज्म। ठीक है, एक्चुअली में ऐसा बोला, मतलब एक पॉलिसी है यूरोपियन यूनियन के अंदर कि जो भी उसका पार्ट होगा वो यूरोजोन को फॉलो करेगा, लेकिन ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो ईयू को जो है फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, ईयू को जो है फॉलो नहीं करती हैं, एंड जिसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो ब्रिटेन का है। ठीक है, उनको लगता है कि अगर हम ईयू को फॉलो करेंगे तो माइट भी हमारी जो बाउंडेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, हमारी जो आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सी कंट्रीज जो हैं जो ईयू को फॉलो नहीं करती हैं, एंड ब्रिटेन इज़ वन ऑफ देम। इसके अलावा जो है डेनमार्क है, स्वीडन है, वो भी जो है दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन द पॉलिसी ऑफ फॉलोइंग द यूरोजोन। ओके, सो कई बार जो है ये ईयू की यूनिटी में या ईयू के स्ट्रैटेजी में क्वेश्चन मार्क रेस करती है कि अगर ईयू इज सो स्ट्रॉन्ग, सो वेल प्लान, सो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अंदर जो है बेसिकली स्पेक्टिज्म क्यों है, जो सारी मेंबर कंट्रीज हैं, व्हाई दे डोंट फॉलो द कंसेप्ट ऑफ यूरोजोन। और कई बार जो है ये ईयू के फॉरेन रिलेशंस और कई सारे चीज़ों में इफेक्टिव रोल या इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द लाइक द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्यों सुप्रानेशनल कहलाती है, और हमने देखा कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो यस यूएस में भी हमने डिस्कस किया था कि यूएस में भी बहुत सारे चैलेंज है और बहुत सारे जो है थ्रेट्स हैं जो यूएस की हेगेमनी को रेजिस्ट कर सकते हैं या उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। उसी तरह ईयू में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस चलता रहता है, कभी इंटरनल जो है क्राइसिस चलता रहता है। आजकल टेररिज्म का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स के अंदर। तो खैर हर दिक्कत तो खैर प्रॉब्लम्स, क्राइसिस, क्रिटिसिज्म तो चलता रहता है, बट after getting the explanation, I can easily conclude that the European Union has a potential and many time proved, the organization have proved many time that yes, he has a potential to become alternative centers of power. Okay, so this is about the European Union. Now we're going to discuss the second organization which also considered as a alternative center of power. Okay, so now the another organization is Association of Southeast Asian Nation. Okay, ये भी जो आइडिया है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एमर्ज हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर का पीरियड चल गया था और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ अपने लिए एक शेल्टर ढूंढ रहे थे, अपने लिए एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे, ताकि जो भी उनके साथ वो सब्जुकेशन या कॉलोनाइजेशन के पीरियड के अंदर उन्होंने इकोनॉमिक डिक्लाइन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखी है, उसको वो रीस्टैब्लिश कर सकें। ठीक है, हालांकि ये कोशिश की गई थी कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो थर्ड वर्ल्ड या नाम के साथ जुड़ सकें। ठीक है, पर जो इनिशिएट था वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसी वजह से जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपना एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया टू हैव देयर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन। और एंड बेसिकली बोला जाता है कि जो इसमें जो मेन मेंबर कंट्रीज़ हैं दे आर ASEAN was established in 1967 and by the 5 countries region Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. ठीक है, अच्छा ऐसा बोला जाता है कि एशियन की एक पॉलिसी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, जिसके अंदर ट्रेड पॉलिसीज को प्रमोट करने के लिए जो है वेरियस टैरिफ प्लान्स एंड बैरियर्स को हटाया गया है या लिबरल किया गया है। तो ऐसा बोला जाता है कि इवन ईयू ने जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है सिंगापुर, थाईलैंड के साथ।
ठीक है, ताकि जो है जो एशियन कंट्रीज हैं वो ईयू में इजीली जो है ट्रेड कर सके, तो विच इज सिग्निफिकेंट। मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो इंटरली मतलब दे आर एक्सचेंजिंग, मतलब आपस में ट्रेड रिलेशंस ये लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, यूनिटी जो है बढ़ा रहे हैं। और डेफिनेटली अगर वो एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन, एक वन स्टैंड लेकर एक पावर ब्लॉक बनाते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो यूएस को जो है एक थ्रेट दे सकते हैं, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव है, अच्छा इसमें बोला जाता है कि एशियन वाज एस्टैब्लिश इन 1967 बाय द 5 कंट्रीज ऑफ दिस रीजन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, बाय साइनिंग दी बैंकॉक डिक्लेरेशन। ओके, और जो एशियन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दी सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी सोशल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और कल्चरल स्टेबिलिटी पर भी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करने के लिए ये बनी थी। और इसका जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है was to promote the international peace and stability based on rule of law and the principle of Union Nation Charter। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो दूसरी सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कंसेप्ट्स को फॉलो करती हैं, उनके पीस के कंसेप्ट को, रूल ऑफ लॉ को, और कैसे इंटरनेशनली काम करना है, इंटर कंट्री काम करना है, उसको जो है ये फॉलो करती हैं। एंड इनका भी जो काम है वो यही है कि इकोनॉमिकली दे हैव टू डेवलप ईच अदर एंड देन उसके बाद बोला जाता है कि मेंबर कंट्रीज के बाद फॉर अ टाइम और भी कंट्रीज ने जो है इस ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया था, जैसे कि ब्रुनाई, दारुसलाम, देन वी हैव वियतनाम, देन लाओस, पीडीआर, म्यांमार, कंबोडिया एटसेट्रा। सो इनको मिला के 10 कंट्रीज हैं जो बेसिकली जो है दे फॉर्म द कंसेप्ट ऑफ ASEAN and they started working for the development of the Asian countries। ओके, उसके बाद बोला जा रहा है कि EU की तरह ASEAN ने भी कोशिश करी थी सुप्रानेशनल बनने के लिए, पर अभी तक इतना अफेक्टिवली इंटरनेशनली या इंटर कॉन्टिनेंट कुछ इफेक्टिवली वो काम नहीं कर पाई है जो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को प्रूव कर सके। हालांकि जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं, जितनी भी एशिया के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, वो इफ दे ज्वाइन टुगेदर दे कैन डेफिनेटली पोज अ थ्रेट ऑन द हेगेमनी ऑफ द यूएस। ओके, और इवन जो है ऐसा बोला जाता है कि आई थिंक अभी कुछ ही साल पहले एशियन ने जो है अपने जो है 50 इयर्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और ईयू ने सेम ईयर के अंदर जो है आई थिंक 2014 के अंदर दोनों ने जो है अपने 50th ईयर जो एशियन ने और 60th ईयर जो है ईयू ने सेलिब्रेट किया था। और एशियन का भी एक अपना तरीका है चीज़ों को जो है फ्रेम करने का या चीज़ों को टैकल करने का, एंड डेफिनेटली हम तभी पढ़ रहे हैं इसको क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंट होगा ही, और बहुत ही पीसफुल तरीके से और स्मार्टली, डिप्लोमेटिकली जो है चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करती है। और ऐसा बोला जाता है कि उसके बाद बोला जाता है कि ईयू की तरह जो है एशियन ने भी अपने, जैसे ईयू के कुछ ग्रुप्स मैंने ऑर्गेनाइजेशंस आपको बताए थे, उसी तरह जो है एशियन ने भी अपनी कुछ कम्युनिटीज बेसिकली फॉर्म करी। दे आर called as the 3 pillars, they are called as 3 pillars, they are the ASEAN, security community, the ASEAN economic community and the ASEAN social culture community। तो ये भी जो है ईयू की तरह एशियन ने अपनी कम्युनिटीज बनाई, अपने पिलर्स बनाए, अपने ऑब्जेक्टिव को इलैबोरेट किया, एक्सपैंड किया और कोशिश करी जो है कि वो और इफेक्टिवली और स्मूथली जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ठीक है, उसके बाद जो है देन फर्दर जो है एशियन के बारे में बताया जा रहा है। द एशियन
एशियन जो कंट्रीज हैं बेसिकली जो है इंडोनेशिया हो गया और जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं दे आर एक्चुअली ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू सेटल दी टेरिटोरियल डिस्प्यूट। ओके, उसके लिए इन्होंने 2003 में इन 2003 they have signed various agreement. In 2003 they signed agreement in place by which member state promised to uphold peace, neutrality, cooperation, non-interference and respect for national differences and sovereign rights। ठीक है, as a result इन्होंने 1994 में एशियन रीजनल फोरम खोली थी जिसका पर्पस यही था कि जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं उसके अंदर मिनिमम कोऑर्डिनेशन, पीसफुल पीस एस्टैब्लिशमेंट एंड रिडक्शन ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट की बात की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद बोला जाता है कि एशियन वॉज स्टिल रिमेन प्रिंसिपली बहुत दिक्कत आ रही है, ये बार बार जो है ना ऊपर नीचे स्लाइड कर रहा है। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला गया है कि एशियन वॉज स्टिल रिमेन प्रिंसिपली एन इकोनॉमिक एसोसिएशन। ठीक है, एंड वाइल द एशियन रीजन एज अ होल इज मच स्मॉलर इकोनॉमी एज कंपेयर टू यूएस, EU, जापान, एंड इट्स इकोनॉमी इज ग्रोइंग मच फास्टर देन ऑल दीज। ओके, ऐसा बोला जाता है कि EU बहुत सिग्निफिकेंटली काम कर रही है, लाइक US, EU और जापान। ठीक है, इसके कंपैरिजन में जो एरिया है और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो कंपैरेटिवली बहुत कम है एशियन के पास। पर ऐसा बोला जाता है कि इसकी जो इकोनॉमी है, इसकी जो डेवलपमेंट ग्रोथ है, वो बहुत एज कंपेयर टू दीज ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही फास्टर रेट पे जो है बढ़ रहा है। ठीक है, देन इनका भी पर्पस यही है जो EU का था, एक कॉमन मार्केट क्रिएट करना ताकि आपस में इंटर कंट्री ये लोग फ्री ट्रेड कर सके, लेस बैरियर हो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की गई है। FDI की इन्होंने जो है कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि फॉरेन कंट्रीज जो है यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, टेक्नोलॉजीज लेकर आए ताकि जो है एशियन भी जो है बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह डेवलप कर सके। एंड as I told you that ASEAN also focused on creating a free trade agreement for investment, labor and services। यानी कि अब बड़ी आसानी से कंट्री टू कंट्री ट्रेड कर सके, कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी, आपको स्पेशल एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी है, कोई आपको स्पेशल बैरियर नहीं है जिसकी वजह से आपको मुश्किल हो, और हर जगह एक कॉमन रेट ऑफ प्रोडक्ट होगा कि इस रेट पे जो है चीज़ों को बेची जाएगी। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट जो कह सकते हैं कि एक रीजनल लेवल पे जो एशियन है वो बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप कर रही है। और इसका एक विजन है, विजन 2020, जिसमें बोला जाता है कि इकोनॉमिकली वो एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करेगी, पॉलिटिकली एक स्टेबल, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, इंटर कॉन्टिनेंट अपने रिलेशंस को और बेटर करने की कोशिश करेगी। और इवन कई सारी क्राइसिस है जिसके अंदर एशियन ने इवन कंट्रीब्यूट भी किया है, जैसे कि इसके अंदर दिया है कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, ईस्ट तिमोर क्राइसिस। और इसे बोला जाता है कि हर एनुअली ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छे से काम करने के लिए और अपने आप को और इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, सो वी कैन सी दैट कि इवन इंडिया और चाइना भी कोशिश करता है कि किसी तरह जो है एशियन कंट्रीज के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन किया जाए। डेफिनेटली जितने ज्यादा रिलेशंस, कॉर्डियल रिलेशंस आपस में होंगे एशियन कंट्रीज के, उतने ही अच्छा एक पावर ब्लॉक ये लोग क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर इंडिया और चाइना जैसी लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो है एशियन की तरफ इंक्लाइन हो रही है, तो ये अपने आप में एविडेंट है कि येस इट इज समथिंग, मतलब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक पावरफुल, एक कैपेबल, एक एफिशिएंट, एक पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़ी आसानी से जो है कंट्रीज को अट्रैक्ट कर सकती है और एक थ्रेट पोज कर सकती है जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे। ओके,
उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि इंडिया हैज साइंड अ FTA विद थाईलैंड। थाईलैंड के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो कंसेप्ट है उसने साइन किया है, और कोशिश ये की जा रही है कि इंडिया साइंड FTA विद 2 कंट्रीज मेंबर सिंगापुर एंड थाईलैंड, और कोशिश कर रही है कि बाकी मेंबर कंट्रीज के साथ भी वो FTA साइन करें और एक फ्री ट्रेड पॉलिसी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कंसेप्ट को प्रमोट कर सके और जो है एक अच्छा पावर ब्लॉक तैयार कर सके। तो ये अपने आप में एक बहुत सक्सेसफुल स्टेप है, और जो प्रूफ करता है कि एशियन जो है बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत इफेक्टिवली जो है इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, और रीजनल एसोसिएशन पे बहुत सक्सेसफुली इसने काम किया है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे इसने बहुत अच्छी से काम किया है, मिलिट्री एक्सपेंशन भी जो है कोशिश करती है कि मिलिट्री वाइज भी ये अपडेट हो, टेक्नोलॉजीज जो है अप टू डेट हो, फंडिंग भी करते हैं, और इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक एग्रीमेंट भी बनाए जाते हैं। EU के साथ भी इसके अच्छे रिलेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी एशियन की प्रेजेंस है। तो अपने आप में प्रूव करती है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जीरो से स्टार्ट होकर एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच रही है तो डेफिनेटली हम उसकी प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी प्रेजेंस, कांस्टेंट प्रेजेंस ये प्रूव करती है कि EU की तरह, UN की तरह या US की तरह एशियन के अंदर भी वो सारे पोटेंशियल जो हैं वो हैं जो सो कॉल्ड सुपर पावर को थ्रेट या चैलेंज दे सकती है। सो वी कैन से दैट इवन एशियन, maybe ASEAN is not that larger than EU, but can be considered as a alternative centers of power. That is all for today. Okay, we'll continue the next topic in next class. Thank you. And if you have any query, do write on Study Khazana. Thank you.